हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही कॉमन समस्या लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी या नाक की हड्डी का बढ़ना। बहुत लोगों को ये समस्या होती है कि उनको नाक से सांस नहीं आती है। एक जनरल नरेशन होता है कि सर हमारी नाक की हड्डी बढ़ गई है। तो हम पहले जान लेते हैं कि हमारी नाक में होता क्या है। हमारी नाक में दोस्तों दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं। एक फ्रेमवर्क ऊपर होता है जो कि नाक की हड्डी का शेप डिफाइन करता है। समझ लीजिए एक टेंट जैसा हिस्सा होता है जो कि ऊपर का टेंट होता है, ऊपर का फ्रेमवर्क ये डिसाइड करता है। इसके अलावा ये जो टेंट है, ये जो बोन है, इसको सपोर्ट करने के लिए बीच से एक पार्टीशन होता है, नाक की एक हड्डी होती है जिसको बोला जाता है दोस्तों नेजल सेप्टम। ये नाक को दो भागों में डिवाइड करती है। इसके अलावा भी बोन्स होती हैं जो कि नाक के साइड में इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बोन्स होती हैं। 3 से 4 ये बोन्स होती हैं। इनको हम बोलते हैं दोस्तों टर्बिनेट्स। तो ये टोटल मिलके हमारा बोन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो टर्बिनेट्स होते हैं जो साइड में होते हैं, जिनको हम कोंकाई कहते हैं, ये बेसिकली नाक की हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, जो कि एक झिल्ली से, एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, जो कि नाक के अंदर जो ये जो एयर पासेज है दोस्तों इसमें मौजूद होती हैं। और कुछ लोगों की नाक में ये 3 टर्बिनेट्स हो सकते हैं और कुछ लोगों की इसमें 4 टर्बिनेट्स ये हो सकते हैं, जिनको कि सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर टर्बिनेट्स कहा जाता है। दोस्तों इनका जो मेन काम होता है नाक के अंदर जाने वाली हवा को दोस्तों ये नम और गर्म बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये काम करते हैं एज ए एयर प्यूरीफायर। दोस्तों हवा के साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको ये रोकने का काम करते हैं। ऐसे में अगर ये टर्बिनेट्स बढ़ जाएं, नाक के अंदर जाने वाली ये टर्बिनेट्स बढ़ जाएं तो नाक के अंदर जाने वाली जो हवा है दोस्तों उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। और आम भाषा में इसी स्थिति को नाक की हड्डी का बढ़ना कहते हैं और डॉक्टरी हमारी भाषा में इसे टर्बिनेट्स ऑफ हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। दोस्तों इस तरह की जो समस्या है जब नाक में पैदा हो जाती हैं तो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत आती है, नाक से उनके खून आने लगता है। ज़्यादातर केसेस में किसी तरह की एलर्जी के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, साइनस इन्फेक्शन के कारण ये जो टर्बिनेट्स हैं, ये जो हड्डियाँ हैं बढ़ जाती हैं। तो हमने जाना कि नाक की हड्डी बढ़ना हम किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी है ये कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों ये 2 टाइप की मेनली होती है, यानी कि एक्यूट और क्रॉनिक। अगर एक्यूट की बात करें तो इस प्रकार में नाक की जो है ये मौजूद टर्बिनेट्स 4 से 5 घंटों के लिए ये सूज जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर दूसरी तरफ के टर्बिनेट्स सूजने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो है एक्यूट है। और वहीं क्रॉनिक में क्या हुआ कि ये लंबे समय से इन्फेक्शन यदि चल रहा है तो और सूजन बराबर चल रही है तो ये जो टर्बिनेट्स है लगातार बढ़ते रहते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आपकी नाक बंद हो सकती है, आपकी नाक से खून आ सकता है, सांस लेने में आपको समस्याएं हो सकती हैं, आपको सिर दर्द हो सकता है क्योंकि आपकी नाक से सांस नहीं आ रही है। आप मुंह खोल के जो है सांस लेते हैं तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपका मुंह सूखा रह सकता है। फेस में, चेहरे पर भारीपन रह सकता है और आपको लगता है कि ये जो फेस है ये भारी भारी सा आपको लगता है। ये इसके कुछ लक्षण हुए। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनके कारण क्या होते हैं, कि आखिर क्यों ये इनलार्ज हो जाते हैं। जो हमारे टर्बिनेट्स हैं, हमारी बोन्स हैं, क्यों इनलार्ज हो जाती हैं। तो जो टर्मिनल हाइपरट्रॉफी के दोस्तों वैसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बार बार सर्दी जुकाम होना, जिसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस, एक बीमारी है जिसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है। साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनोसाइटिस के क्या कारण होते हैं, वो आप देख सकते हैं। और अदर कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण होता है एलर्जी। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से आपके जो टर्बिनेट्स हैं ये बढ़ जाते हैं, इनमें सूजन आ जाती है। अगला एक कारण है, कुछ लोग नशा करते हैं दोस्तों, ड्रग्स का नशा करते हैं और जो नाक के माध्यम से नशा करते हैं तो उनकी भी नेजल ये जो बोन है इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है हार्मोनल कॉज, स्पेशली प्रेगनेंसी में, फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको नाक बंद हो सकती है और जो कि हार्मोनल कारण की वजह से होता है। एक कारण होता है मोटापा, जिससे कि अगल बगल की जो चेहरे की चर्बी है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि नाक की हड्डी जो है वो बंद होने लगती है। उम्र के साथ भी ऐसे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और एक कारण है कि बार बार सर्दी जुकाम होना। अगर आप बार बार कोल्ड कैच करेंगे, आपको कोल्ड से एलर्जी है, फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, आइसक्रीम लेंगे, इस तरह की चीज़ें लेंगे तो ये आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। दोस्तों वहीं इसकी यदि हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि
ऐसे लक्षण कि जिसको आप ठीक ना करें और लंबे समय तक ये बने रहें तो एडवांस स्टेज में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कुछ दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं। उनमें क्या क्या तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं कि इसमें बार बार आपकी नाक से जो है खून निकल सकता है, आप खर्राटे ले सकते हैं और आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं आती है, सर में दर्द रह सकता है। कुल मिला के आप एक अच्छा फील नहीं करेंगे, आपको हमेशा जो है नाक में, सर में, इस तरफ चेहरे में कुछ भारीपन सा रहेगा और आप अपने काम को, अपने दिन भर के काम को आप फोकस नहीं कर पाएंगे, पूरे दिन एक थका थका सा रहेंगे। और कुछ लोगों को दोस्तों इससे एक मेन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे कि रात में वो प्रॉपर तरीके से जब वो सो नहीं पाते हैं तो उनको दिन भर उनको नींद आती रहती है, और ये भी एक परेशानी, एक कॉम्प्लिकेशन होता है इसका। इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स आपके कुछ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके जो नाक है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, नाक को खोल के उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा हम करा सकते हैं इसमें सिटी स्कैन और नेज़ल एंडोस्कोपी भी करा सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। दोस्तों दवाइयाँ बताने से पहले हम जान लेते हैं कुछ प्रिवेंटिव्स के बारे में कि किस तरह हम इसका बचाव कर सकते हैं। देखिए, यदि आपकी नाक को आप हेल्दी बना के रखते हैं, आप बचते हैं अपने एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट्स में आने से, आपको एलर्जी है तो साइनसाइटिस आपको नहीं होने देना है। मीन्स ठंडे पदार्थ जो होते हैं, ठंडी चीज़ें जो होती हैं, इनको खाने पीने से आपको बचना है, एलर्जी से बचना है। घर में यदि कोई पालतू जानवर है उससे आपको एलर्जी है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। आपके जो गद्दे हैं, आपका जो बेड है, इसको भी आप कवर करके रखिए। कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। और यदि आप नोट करते हैं कि लेटने के बाद या रात में सोने के समय आपको एलर्जी ज़्यादा होती है, ये समस्या बढ़ जाती है, तो वो ये समस्या आपके गद्दे और तकियों से हो रही है, तो उस पर आप क्या करेंगे, कवर एक चढ़ा के रखेंगे। इसके अलावा आपको स्मोकिंग नहीं करना है, और घर में यदि कोई सीलन आती है आपकी दीवारों में किसी तरीके से, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको तुरंत कर लेना है, उसको रिपेयर कर लेना है। दोस्तों ये जो टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी है, इसके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक में काफ़ी इफेक्टिव दवाई होती है, क्योंकि इसके जो कारण होते हैं बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस, रिकरेंट कफ कोल्ड, ये सब इनके कारण बनते हैं। और इन सब बीमारियों का होम्योपैथिक में दोस्तों बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। हमें बस क्या करना है, अपने सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ लेनी है, और धीरे धीरे आपके जो टर्मिनेट्स हैं वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, और आपकी जो एलर्जी की कोई समस्या है, आपको साइनसाइटिस की कोई समस्या है, पीएनडी की समस्या है, नेजल पॉलिप की समस्या है, बार बार सर्दी जुकाम होने की जो टेंडेंसी है, ये भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, पोस्ट नेजल ड्रिप, इन सब के बारे में मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उन्हें आप चैनल पर जाकर, या मैं प्लेलिस्ट की एक लिंक दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या हो उसके आधार पर आप दवाई ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि जो टर्मिनेट्स बढ़ गए हैं, इनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से। तो दोस्तों जो हमारी पहले नंबर की दवाई है टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी के केस में जो दी जाती है, वह है सिंगुनेरियम नाइट्रिकम 30। सिंगुनेरियम नाइट्रिकम टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवाई होती है। यह टर्मिनेट्स के इनलार्जमेंट को कम करने के लिए साथ साथ इसके जो लक्षण होते हैं उनको भी प्रभावी ढंग से रोकने का काम करती है। जिन लोगों में इसकी ज़रूरत होती है उन्हें सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ नाक का बंद होने की शिकायत रहती है। नाक बंद होने के कारण उनको दोस्तों मुंह के द्वारा सांस लेनी पड़ती है, इससे उनका मुंह जो है सूखने लगता है, और कभी कभार इस सिम्टम्स के साथ जो है नाक की जो जड़ होती है दोस्तों, बेस होता है, इसमें दबाव वो लोग महसूस करते हैं, छींकों का आना, जलन होना, इसके अलावा कभी कभी नाक से पानी जैसा डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिलता है। तब आपको इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। दूसरी हमारी दवाई है हिस्टामिन 30, और इसके बारे में आपने बहुत कम या पढ़ा सुना होगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन है एलर्जी के लिए, और हर तरह की एलर्जी हिस्टामिन बहुत इफेक्टिव होती है, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो, एलर्जिक अस्थमा हो, स्किन एलर्जी हो, खुजली हो, नेजल एलर्जी हो, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों जब आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये तुरंत ही आपके ब्लड से हिस्टामिन को कम कर देती है, जिसके कारण आपको जो एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, इनमें तुरंत आपको आराम मिलता है। दोस्तों यदि आपके टर्मिनेट्स के बढ़ने का जो कारण है वो एलर्जिक राइनाइटिस है, तब इस समस्या को आप ठीक कर सकते हैं हिस्टामिन नाम की दवाई के प्रयोग से। दोस्तों इसके लिए आपको प्रयोग करना है हिस्टामिन 30 का 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दवाई आती है जो कि हमें 3rd नंबर पे लेनी है, जो कि
लेमना माइनर 30 है। नाक की रुकावट है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, नाक को खोलने के लिए होम्योपैथिक दवाई लेनी है लेमना माइनर 30। यह दवा दोस्तों जो टर्बिनेट्स बढ़ जाते हैं उनकी सूजन को, उनके इन्लार्जमेंट को कम करने के साथ साथ हाइपरट्रॉफी के और उन मामलों में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जिसमें कि नाक से दुर्गंध आती है और साथ साथ पेशेंट को सुगंध लेने में या किसी तरह की स्मेल को वो फील करने में यदि डिफ़िकल्टी उसको होती है, उसको ये शिकायत होती है कि सर स्मेल नहीं आती है, लेकिन अंदर से उसको एक बैड स्मेल आती रहती है जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से होती रहती है, ऐसे सिम्टम्स हैं, तब आपको इस दवा का प्रयोग करना है 2-2 बूंद दिन में 3 बार। इसके बाद हमारी दवाई आती है काली बाइक्रोम 30। जिनको साइनोसाइटिस की हिस्ट्री रही हो तब ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें आपकी जो नाक है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है एकदम। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो सूंघने की शक्ति है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है और आपको इसके साथ साथ नाक की जड़ में जो है दोस्तों दबाव महसूस हो सकता है, नाक में जलन हो सकती है, दर्द हो सकती है। तो ऐसे सिम्टम्स यदि हो रहे हैं और साथ में आपको पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की भी समस्या है, गले में दोस्तों बलगम गिरने की यदि दिक्कत है, बार बार आपको छींकें आती है, नाक में दर्द रहता है, तब ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक दोस्तों दवाई आती है फास्फोरस 30। यदि नक्सीर हो रहा है, इपिटेक्सिस जिसको बोलते हैं कि नाक से जो है ब्लीडिंग कई लोगों को होती है, नाक के डिस्चार्ज के साथ उनको जो है वो ब्लड आने लगता है और जिनके टर्बिनेट्स बढ़ जाते हैं, हड्डियों में सूजन आ जाती है और उनको अक्सर देखा जाता है कि उनको बार बार ब्लीडिंग की समस्या होती है, जो कि नाक से एक चमकदार लाल कलर का दोस्तों ब्लड उनको दिखाई दे सकता है और कई बार दिन में एक बार या कई बार उनको दोस्तों खून आ सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में ही उनको जब ब्लड आता है तो उस कंडीशन में हमें फास्फोरस 30 का प्रयोग करना है। और नाक से जब एक बैड स्मेल आती है तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए तब आपको फास्फोरस 30 का प्रयोग करना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी है ये क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको बोलते हैं नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना। तो दोस्तों वीडियो में ये जो जितनी भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं, जिस भी सिम्टम्स आपके मैच करें उस दवाई को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किसी भी समस्या के लिए हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे आगे दीजिए, मैं डॉक्टर पाटीदार। धन्यवाद।